हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फिजिक्स तड़का। तो आज हम एस्टेट के लिए एक सीरीज शुरू करने जा रहे हैं। एस्टेट के लिए क्योंकि एस्टेट का एग्ज़ाम काफ़ी नज़दीक है और जैसे पिछली बार आप सबको पता है कि एस्टेट ने अपना जो हरियाणा बोर्ड ऑफ एजुकेशन है उसने अपना डिफाइंड सिलेबस दिया था, है ना। फिज़िक्स का या किसी भी सब्जेक्ट का डिफाइंड सिलेबस दिया था। डिफाइंड सिलेबस डिफाइंड सिलेबस पब्लिश किया था, राइट, नोटिफिकेशन में अपने। तो उस सिलेबस के अकॉर्डिंग जो वो था, हमारा फिजिक्स का पोर्शन था, वो था 11th 12th का पोर्शन था, मेजर पोर्शन, राइट। और जैसे हमने लास्ट ईयर देखा भी है तो 11th 12th का पोर्शन ही आया था एग्ज़ाम में, मैक्सिमम मैक्सिमम क्या, सारा ही आया था, मतलब 90% के अप्रोक्स। और थोड़े बहुत क्वेश्चन, दो तीन चार क्वेश्चन पेडागोजी के आए थे, इसमें फिजिक्स वाले सेक्शन में 60 क्वेश्चंस में से। और 11th 12th का आया था, जबकि इससे पहले जो स्टेट एग्ज़ाम होता था अपना, उसमें 11th 12th से थोड़ा सा एडवांस भी आता था, ठीक है। लेकिन लास्ट ईयर से ट्रेंड चेंज हुआ है, जब से इन्होंने सिलेबस पब्लिश किया है, तो तब 11th 12th का आया था, ठीक है। अब तो इसीलिए एक बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है 11th 12th के सिलेबस को एक बार रिवाइज करना। तो हम इसमें क्या करेंगे, अपनी सीरीज़ में हम एस्टेट का जो 11th 12th का सिलेबस है उसको रिवाइज करेंगे जस्ट, ठीक है। और इसमें हम सिर्फ करेंगे फॉर्मूला रिवीजन, राइट। हम इसमें डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन नहीं देंगे किसी भी चीज़ की, कि जैसे एक डिटेल होती है, डिटेल में समझाना होता है, वो तो हमने बैच में अच्छे से समझा दिया। लेकिन यहाँ पे हम जस्ट फॉर्मूला रिवीजन करेंगे। इससे क्या होगा, इससे आपके एक तो कॉपी बन जाएगी फॉर्मूला की, क्योंकि एस्टेट में क्या है कि 60 क्वेश्चंस करने हैं अपने फिजिक्स के, है ना। 60 क्वेश्चन करने हैं फिजिक्स के, और आपके पास जो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन है वो है 150, और 150 है मिनट्स, राइट। वन इसलिए वन क्वेश्चन के लिए आपके पास सिर्फ 1 मिनट है। तो अप्रोक्सीमेटली मान लीजिए आप, जैसे अगर बाकी पोर्शन को आप थोड़ा जल्दी भी ख़त्म कर देते हैं, तो 60 क्वेश्चन के लिए आपके पास यहाँ 70 to 80 मिनट्स ही बचेंगे। ओ एम आर के सर्कल्स भी भरने हैं आपने, ठीक है, उसमें भी टाइम चला जाता है। तो 70 to 80 क्वेश्चंस ही, सॉरी, 70 to 80 मिनट्स ही बचेंगे आपके पास। तो वहाँ पे फॉर्मूला अगर आपके टिप्स पे नहीं है तो आप वहाँ पर जल्दी अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे क्वेश्चन को। तो फॉर्मूला याद होना, टिप्स पे होना भी एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि फॉर्मूला के बिना आपका क्वेश्चन होगा ही नहीं सोल्व। तो हमने क्या करना है, फॉर्मूला को रिवाइज करना है। सारे सिलेबस के अगर हमारे फॉर्मूला भी रिवाइज हो गए अच्छे से, और ये आपकी कॉपी बन गई, तो आप लास्ट मोमेंट पे भी उनको रिवीजन कर सकते हो, ठीक है। तो ये हम यहाँ पे शुरू करने जा रहे हैं। तो जैसे हम सिलेबस के अकॉर्डिंग बढ़ेंगे आगे, जैसे लेक्चर वाइज, जैसे काइनेमेटिक्स और न्यूटन लॉज ऑफ मोशन, फिर इसके बाद जैसे वर्क एनर्जी पावर कर लिया, फिर ग्रेविटेशन कर लिया, फिर फ्लूइड मैकेनिक्स कर लिया। तो इस तरह से हम चैप्टर वाइज सिर्फ फॉर्मूलाज देखेंगे कि क्या क्या कंसेप्ट हैं और क्या क्या फॉर्मूलाज हैं। हम डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन नहीं देंगे किसी भी चीज़ की, ठीक है। तो जैसे सबसे पहले हम शुरू करने जा रहे हैं यहाँ पर काइनेमेटिक्स को स्टडी करने जा रहे हैं। काइनेमेटिक्स काइनेमेटिक्स तो देखो यहाँ पर, और मैं एक और बात बता देता हूँ आपको, जैसे ये जो भी मैं लिखूंगा यहाँ पर, इसको हम अवेलेबल करा देंगे पीडीएफ फॉर्म में, ताकि आप इसका प्रिंट निकाल सको, ठीक है। तो आपके पास एक फोटोकॉपी भी बन जाएगी, है ना। तो देखो, काइनेमेटिक्स में जो सबसे पहला फॉर्मूला है वो तो है डिस्टेंस, ठीक है। डिस्टेंस, जो सबसे पहली टर्म होती है वो होती है डिस्टेंस की। देखो, डिस्टेंस क्या है, एक्चुअल जो पाथ लेंथ है, जो भी एक ऑब्जेक्ट ट्रेवल करती है, उसको बोलते हैं हम डिस्टेंस, राइट। सेकंड है डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। देखो, ये जस्ट एक इंट्रोडक्शन है कि इस तरह से हम आगे बढ़ेंगे। एक जस्ट इंट्रोडक्शन में मैं आपको बता रहा हूँ, वैसे ये बातें सबको पता होती हैं, ठीक है। लेकिन जस्ट एक, जैसे शुरुआत कर रहे हैं तो एक इंट्रोडक्शन होना चाहिए। तो देखो, जो डिस्टेंस था वो तो एक्चुअल पाथ लेंथ था, और डिस्प्लेसमेंट क्या है, इनिशियल टू फाइनल पोजीशन की तरफ अगर एक वेक्टर ड्रॉ करते हैं तो वो जो उसकी लेंथ आती है उसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। जैसे सपोज करो यहाँ से एक बॉडी चली और यहाँ पर पहुँच गई, तो ये जो लाइन बनाई है मैंने, जो इसकी लेंथ होगी ये तो होगी डिस्टेंस। लेकिन अगर इनिशियल से फाइनल की तरफ, जैसे इनिशियल पोजीशन है और ये फाइनल है, इसकी इस पाथ पे बॉडी चल के आई है, तो यहाँ से जब यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करेंगे इस तरह से, इनिशियल टू फाइनल एक वेक्टर बनाएंगे हम, तो ये जो ग्रीन वाला है ये है डिस्प्लेसमेंट, राइट। तो देखो, यहाँ पर जो डिस्टेंस है वो है हमारी स्केलर क्वांटिटी, स्केलर, और डिस्प्लेसमेंट है यहाँ पर वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्यों है वेक्टर, क्योंकि इसमें हमारे पास डायरेक्शन भी आ जाती है, इसलिए इसको वेक्टर क्वांटिटी बोला जाता है, राइट। थर्ड टर्म आती है, वो आती है यहाँ पर स्पीड की। थर्ड टर्म इज स्पीड,
ठीक है। स्पीड क्या होता है हमारा, सबको पता है, ये डिस्टेंस अपॉन टाइम, राइट। डिस्टेंस अपॉन टाइम, एस अपॉन टी। स्पीड को जनरली हम वी से डिनोट करेंगे, राइट। वी से स्पीड को डिनोट करेंगे, ये होगी डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस को एस से डिनोट करेंगे, टाइम तो आप सबको पता है टी है, राइट। अब वेलोसिटी, नेक्स्ट टर्म इज वेलोसिटी। देखो ये सब बेसिक्स है, मुझे पता है आप सबको पता है, लेकिन फिर भी जस्ट हम एक शुरुआत कर रहे हैं, तो यहाँ से हम स्टेप वाइज ही बढ़ेंगे आगे, राइट। वेलोसिटी, वेलोसिटी क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ठीक है। ये होती है अपनी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ठीक है। अच्छा देखो, कई बार एक टर्म लिखी होती है एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी, वो निकालना बोल देते हैं किसी क्वेश्चन में। तो देखो जब आप एवरेज स्पीड निकाल रहे हैं ना, एवरेज स्पीड, तो वहां पे आपने सिंपली ऊपर रख देना है टोटल डिस्टेंस को, टोटल डिस्टेंस को, और अपॉन टोटल टाइम, ठीक है। और यहाँ पर जब एवरेज वेलोसिटी निकालनी है, तो यहाँ पे ऊपर आपने रख देना है टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, ठीक है। इसमें आपने बस टोटल ले लेना होता है, जितना भी ऑब्जेक्ट ने अपना डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल करी है, उसका जो भी एक्चुअल बना है उसका सम, वो ऊपर रख दो और नीचे टोटल टाइम रख दो, ठीक है। और कुछ नहीं देखना होता अपने एवरेज में, राइट। ये इसका मैथमेटिकल फॉर्मूला है। अच्छा, अब यहाँ पे आप दो शॉर्ट फार्मूला लिख लीजिए, आपके काम आ सकते हैं एग्जाम में। देखो वैसे तो सोल्व भी हो जाता है, लेकिन कई बच्चों को शॉर्ट फार्मूला ज़्यादा पसंद आते हैं, वो उनकी लर्निंग कैपेसिटी अच्छी होती है, तो वो शॉर्ट फार्मूला डायरेक्टली याद रख लेते हैं, ठीक है। तो मैं बता देता हूँ, लेकिन अगर याद ना भी रखना चाहो आप, तो सिंपल बेसिक मेथड से भी निकाल सकते हो, ठीक है। देखो सपोज करो कोई बॉडी है अपनी, यहाँ से यहाँ तक की जर्नी ट्रैवल करती है, ठीक है। ये इनिशियल पोजीशन है, ये फाइनल पोजीशन है। तो देखो हाफ जर्नी, जो हाफ है इसकी जर्नी, हाफ कितनी बनेगी, यहाँ तक हाफ बनेगी, ठीक है। अब हाफ जर्नी वो स्पीड सपोज करो v1 से ट्रैवल करती है, और हाफ करती है v2 से ट्रैवल, ठीक है। तो हमें इसमें एवरेज स्पीड बतानी है, कितनी एवरेज स्पीड आएगी, राइट। ये देखो ये हाफ है, यहाँ से लेके यहाँ तक इक्वल है ये वाला पोर्शन, और ये भी इक्वल है। मतलब कि अगर टोटल डिस्टेंस अगर d है, तो ये है d/2, और ये भी है d/2, तो एवरेज स्पीड कितनी निकलेगी, एवरेज स्पीड, स्पीड का एवरेज, ठीक है, ये कितना निकलेगा, 2v1v2 अपॉन v1 प्लस v2, ठीक है। एक तो ये फॉर्मूला हो गया अपना। अब देखो ऐसा भी हो सकता है कि सपोज इनिशियल से फाइनल पोजीशन तक ये है इनिशियल पोजीशन, और यहाँ से ऑब्जेक्ट आया है अपना फाइनल पोजीशन f तक, ठीक है। और देखो ये क्या करता है, अपना जो पर्सन है, ठीक है, वो यहाँ से यहाँ तक जाता है पहले विद स्पीड v1, और वापस आ जाता है विद स्पीड v2, ये वाला केस भी हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ भी जो एवरेज स्पीड निकलेगी, एवरेज स्पीड, ये आ जाएगी हमारी 2v1v2 अपॉन v1 प्लस v2, ठीक है। देखो ये सेम ऊपर वाला केस हो गया, जैसे अगर सपोज करो देखो पर्सन ने डिस्टेंस ट्रैवल कितना करा है, एक तो जाते हुए करा है, एक वापस आते हुए, मतलब उन्हें दो बार ट्रैवल कर दिया। तो लेकिन हाफ उसने करा है v1 स्पीड से, हाफ v2 स्पीड से करा है, तो इसीलिए ये दोनों फॉर्मूला सेम लिखे जाते हैं, ठीक है। क्योंकि हाफ डिस्टेंस तो उसने एक स्पीड से ट्रैवल करा है ना, दूसरा v2 से ट्रैवल करा है। तो मतलब देखो इस केस में जो टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड है वो है d, क्योंकि ऑब्जेक्ट यहाँ से यहाँ तक गया है। और इस केस में टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड है 2d, क्योंकि ऑब्जेक्ट पहले गया है और फिर वो वापस भी आया है, राइट। तो ये केस है यहाँ पर। अब अच्छा देखो, एक केस ये बन सकता है कि यहाँ इनिशियल से ऑब्जेक्ट जा रहा है यहाँ फाइनल पोजीशन तक, ठीक है। अब देखो ऑब्जेक्ट अपना ना जो पूरी जर्नी है वो दो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में कंप्लीट करता है, ठीक है। सपोज करो वो टी टाइम चलता है v1 स्पीड से, और दूसरा टी टाइम चलता है v2 स्पीड से, ठीक है। सपोज करो वो v1 स्पीड से चला, v1 स्पीड से कुछ पर्टिकुलर इंटरवल ऑफ टाइम t के लिए, ठीक है, और यहाँ पर आ जाता है, ये t इंटरवल ऑफ टाइम के लिए चला v1 स्पीड से, और ये वो यहाँ पर पहुँच गया। अब इसके बाद वो चलता है v2 स्पीड से, ये v2 स्पीड से चलता है, और t इंटरवल ऑफ टाइम के बाद ये पहुँच गया अपना यहाँ पर फाइनल पोजीशन पे। देखो फर्क क्या है, देखो अगर v2 ज़्यादा हुई ना, v2 अगर v2 ज़्यादा हुई सपोज, तो एक इंटरवल ऑफ टाइम में वो ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल कर लेगा, ठीक है। अब देखो सपोज करो एक पर्सन है, वो 5 मीटर पर सेकेंड से चल रहा है स्पीड से, ठीक है। तो एक मिनट में वो सपोज करो इतना डिस्टेंस ट्रैवल कर लेता है, ठीक है। लेकिन अगर दूसरा पर्सन है वो 10 मीटर पर सेकेंड से चल रहा है, तो एक मिनट में वो ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल कर पाएगा। तो वही बात है, टाइम इंटरवल सेम है,
पर स्पीड डिफरेंट है, तो एवरेज स्पीड कितनी निकलेगी, ठीक है। तो एवरेज स्पीड यहाँ पर निकलती है इस केस में यहाँ पर v1 प्लस v2 अपॉन 2, ठीक है। जस्ट उन दोनों को ऐड करना है और डिवाइडेड बाय 2 लगा देना है। देखो ये जस्ट एक शॉर्टकट्स हैं, राइट। इनकी डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन भी दी जा सकती है और काफ़ी सिंपल होती है, वो भी सब बच्चों को आती होती है। लेकिन जस्ट ये है कि आप एकदम से याद रखेंगे तो क्वेश्चन जल्दी हो पाएगा एग्जाम में, ठीक है, तो टाइम बचेगा आपका। अब देखो यहाँ पर और केस आते हैं, जैसे एक्सेलरेशन आती है, ठीक है। जैसे वेलोसिटी पढ़ लिया हमने, अब आती है एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला अपना क्या होता है, एक्सेलरेशन इज वेलोसिटी अपॉन टाइम। सिंपल सी बात है, ये तो सबको पता है। ज़्यादा अच्छा बोलना क्या रहता है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी अपॉन टाइम, ठीक है, डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी, यानी कितना वेलोसिटी में चेंज हुआ कितने टाइम इंटरवल में। डेल्टा टी रिप्रेजेंट टाइम इंटरवल, दिस रिप्रेजेंट टाइम इंटरवल एंड दिस रिप्रेजेंट चेंज इन वेलोसिटी। तो ये रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी निकल गया, ठीक है। देखो अगर डेल्टा वी जीरो हो जाए यानी कि वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही ऑब्जेक्ट की, तो एक्सेलरेशन यहाँ पे जीरो आ जाएगी, ठीक है। दिस इंप्लाइज एक्सेलरेशन इज जीरो। तक जस्ट सिंपल फॉर्मूलाज से अब आती है हमारे पास इंपॉर्टेंट इक्वेशन ऑफ मोशन, जो 3 इक्वेशन ऑफ मोशन है अपने पास। देखो पहली है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, सेकेंड वन इज s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर, एंड थर्ड वन इज वी स्क्वेयर माइनस यू स्क्वेयर इज इक्वल टू 2as, ठीक है। अब देखो ये जो फर्स्ट इक्वेशन है, इसमें आप वेरिएबल्स देखो कौन कौन से हैं, v है, u है, a है, t है, ठीक है। यानी कि डिस्टेंस वेरिएबल नहीं है यहाँ पे, तो ऐसे क्वेश्चन में आप इसको अप्लाई करते हैं जहाँ पर डिस्टेंस की बात ही नहीं हो रही, यानी कि वेलोसिटी दी है आपको, इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, और आपको टाइम दे दिया, एक्सेलरेशन निकालने को बोल दी, तो आपको जज करना पड़ेगा क्वेश्चन में कि कौन सी इक्वेशन ऑफ मोशन हमने लगानी है अकॉर्डिंग टू इंफॉर्मेशन गिवन इन द क्वेश्चन, राइट। तो ये आपने जज करना है। लेकिन ये बात ध्यान रखनी है कि ये तीनों फॉर्मूला तभी एप्लीकेबल हैं, इसकी कंडीशन है एक, कि एक्सेलरेशन मस्ट बी कांस्टेंट, ये कंडीशन है, ठीक है, कंडीशन है। अगर ये कंडीशन फुलफिल होती है तब आप सारे ये तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन लगा सकते हैं, वरना नहीं लगा सकते, ठीक है। कई बार एक्सेलरेशन वेरिएबल आ जाती है तो आप इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ नहीं कर सकते, राइट। तो ये इसका आपने अच्छे से ध्यान रखना है कि आपने कब यूज़ करनी है। अब अच्छा देखो, एक बार अभी यहाँ पर कई बार वो पूछ लेता है कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन nth सेकेंड, ठीक है। यानी कि जो डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन nth सेकेंड, कि nth सेकेंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया। जैसे सपोज करो एक बॉडी चल रही है तो बोल देगा कि 5th सेकेंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया। तो ये कैसे निकलता है, एस nth, ये निकलता है एस, सपोज करो जैसे टीएथ सेकेंड बोल सकते हैं, nth सेकेंड बोल सकते हैं की बात है। तो एस एन मतलब कि n सेकेंड्स में कितना मूव हो गया, और माइनस SN-1, ठीक है। और आप इसको अगर t की फॉर्म में लिखना चाहो तो ऐसे बोल सकते हो, एस टी एथ इज इक्वल टू एक्स टी, सॉरी एस टी, यानी कि टी टाइम में कितना डिस्टेंस मूव कर गया, और माइनस ST-1, ठीक है। तो ये यहाँ से इसका फॉर्मूला निकल जाता है। देखो इसके लिए आप क्या करेंगे, यहाँ पर एक बार t की जगह n रखेंगे, और फिर एक बार t की जगह n-1 रखेंगे, और दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ठीक है। तो वहाँ से आपके पास जो फाइनल फॉर्मूला निकल के आएगा एस एन एथ का, वो निकल के आ जाता है u प्लस हाफ ए टू n-1, ठीक है। तो ये आपके पास फाइनल फॉर्मूला आ जाता है, इसको आप डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं और nth सेकेंड में डिस्टेंस ट्रेवल निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये जो समरी है फॉर्मूलाज की, राइट। तो एक तो ये वाला फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, तीनों इक्वेशंस ऑफ मोशन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये आपके काम आएंगे एग्जाम में, ताकि आप क्वेश्चन को सोल्व कर पाएँ। तो जो एक और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है काइनेमेटिक्स का, वो है प्रोजेक्टाइल मोशन, ठीक है। तो इसके आपको फॉर्मूलाज ध्यान में रखने हैं प्रोजेक्टाइल मोशन के, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्टाइल मोशन, देखो प्रोजेक्टाइल मोशन में क्या होता है कि अपना ये एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये ग्राउंड है, दिस इज ग्राउंड, ठीक है। ऑब्जेक्ट को हमने थ्रो कर दिया। प्रोजेक्टाइल मोशन में जो अपना ऑब्जेक्ट होता है वो फ्रीली मूव करता है अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी, ठीक है। इसको थ्रो किया तो ये एक इस तरह का पाथ फॉलो करेगा, ठीक है। इसको हम बोलते हैं पैराबोलिक पाथ। ये जो प्रोजेक्टाइल मोशन में पाथ फॉलो होता है इसको पैराबोलिक पाथ बोला जाता है, ठीक है। तो अगर सपोज करो हमने इसको u वेलोसिटी से थ्रो किया, दैट इज इनिशियल वेलोसिटी एट एंगल थीटा, तो ये जो कंपोनेंट निकलता है ये होता है u cos थीटा, और ये है वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी दैट इज u sin थीटा, ठीक है। तो देखो ये जो डिस्टेंस है ना यहाँ से लेके यहाँ तक का, ये जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है इसको बोला जाता है रेंज r, r इज द रेंज, ठीक है।
और ये जो यहाँ तक ये जो टॉप मोस्ट पॉइंट है देखो, इससे ऊपर नहीं गया प्रोजेक्टाइल अपना, तो यहाँ से लेके यहाँ तक की हाइट को बोला जाता है एच मैक्स। एच मैक्स दैट इज हाइट मैक्सिमम। और जितना टाइम लिया इसने टोटल यहाँ से यहाँ आने में, यानी कि ये जो इनिशियल पोजीशन है और ये फाइनल पोजीशन है, यहाँ तक पहुँचने में कितना टाइम लिया उसको बोला जाता है टाइम ऑफ फ्लाइट। इसको कैपिटल टी से लिखते हैं, ठीक है, टाइम ऑफ फ्लाइट। और यहाँ तक जितना टाइम लेता है यहाँ तक पहुँचने में, वो बस टी का हाफ कर देना होता है, टी/2। तो यहाँ तक पहुँचने में टी/2 लेगा, ठीक है। यानी कि इनिशियल से यहाँ तक पहुँचने में टी/2 और फिर आगे टी/2, तो टोटल टी बन जाता है, ठीक है। तो अब बस ये वाले फॉर्मूलाज हमने याद रखने हैं यहाँ पर। तो देखो लिखते हैं बारी बारी फॉर्मूलाज को, क्या क्या फॉर्मूलाज होते हैं इसमें अपने। देखो टाइम ऑफ फ्लाइट लिखते हैं सबसे पहले। टाइम ऑफ फ्लाइट होता है अपना 2u साइन थीटा अपॉन जी, ठीक है। ये फॉर्मूला लिखना है आपने। और अगर टॉप मोस्ट पॉइंट तक पूछे तो वो क्या कर देना है आपने, इसका हाफ कर देना है, ठीक है, t/2, ठीक है। ये हो जाएगा अपना u साइन थीटा अपॉन जी, ठीक है। ये टॉप मोस्ट पॉइंट तक है। अब देखो आता है फिर एच मैक्स का फॉर्मूला, दैट इज मैक्सिमम हाइट एच मैक्स। एच मैक्स होता है अपना यहाँ पर यू स्क्वेयर साइन स्क्वेयर थीटा अपॉन 2g। दिस फॉर्मूला इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। फिर अपना आता है एक रेंज का फॉर्मूला। रेंज का फॉर्मूला भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। रेंज होती है अपने देखो यहाँ पर यू स्क्वेयर साइन 2 थीटा अपॉन जी। देखो दोनों में फ़र्क है, एच मैक्स और इस वाले में। एच मैक्स में क्या है कि यहाँ पर पावर भी है साइन स्क्वेयर और नीचे 2 भी है। यहाँ पर साइन के थीटा के साथ 2 मल्टीप्लाइड है, यानी कि ये थीटा है, ठीक है, और नीचे 2 नहीं है, यहाँ पर सिंपली जी है। तो ये है रेंज। अब देखो इतना सबको पता होता है, लेकिन अब मेन बात क्या आती है। देखो अगर आप साइन 2 थीटा लिखते हो, साइन 2 थीटा ये सबको पता ही होता है, 2 साइन थीटा और कोस थीटा, ठीक है। ये फॉर्मूला होता है साइन 2 थीटा का। तो अगर आप इसको खोल के लिखते हो तो क्या आ जाएगा, यू स्क्वेयर साइन थीटा कोस थीटा और एक 2 भी आएगा, है ना। तो 2 को हम कहीं और लिख लेते हैं एक बार, 2 को बाहर लिख लेते हैं, ठीक है, इस तरह से 2, राइट। यहाँ पे जी। अब देखो ये यू स्क्वेयर है, यहाँ पे यू स्क्वेयर को क्या करो आप स्प्लिट करके लिख लो। एक यू को यहाँ पे लिख लो और एक यू को कोस थीटा के साथ लिख लो। अब यहाँ पे देखो ब्रैकेट लगाओ इस तरह से। देखो ये बन गया यू साइन थीटा, ये वाला यू साइन थीटा, और ये बन गया यू कोस थीटा। अब देखो यू साइन थीटा क्या था, यू साइन थीटा था वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी। यू कोस थीटा क्या था, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी। तो ये क्या बन जाएगा हमारा 2 हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी और वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी का प्रोडक्ट और अपॉन जी, ठीक है। तो एक फॉर्मूला अपना ये निकल जाता है रेंज का। क्वेश्चन में देखो मैं बताता हूँ क्या दे देता है कई बार। क्वेश्चन में वो आपको बोलेगा कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी इज दिस, कोई वैल्यू देगा, एंड वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी इज दिस। तो आप रेंज निकालो। तो आपके पास कंपोनेंट्स ऑलरेडी हैं, तो इसमें पुट करो और रेंज निकाल दो बस, ठीक है। सिंपली आपको इतना करना है और कुछ नहीं करना। क्योंकि कई बार थीटा नहीं होता क्वेश्चन में, थीटा नहीं देगा वो आपको। जैसे अगर आपके पास थीटा अवेलेबल नहीं है तो आप ये वाला फॉर्मूला नहीं लगा पाएंगे फिर रेंज का। फिर आप ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे जब आपके पास कंपोनेंट्स होंगे, तो आपको देखना पड़ेगा कि क्वेश्चन में निकालने के लिए बोला क्या गया है, राइट। तो ये आपको थोड़ा ध्यान रखना है। अच्छा देखो रेंज मैक्सिमम कब होती है, ठीक है। आर मैक्स तब होगी जब आपका थीटा होगा 45 डिग्री, ये याद रखना आपने। क्योंकि जब थीटा 45 होगा तो 2 थीटा 90 बन जाएगा और साइन 90 की वैल्यू मैक्सिमम 1 होती है। तो आर मैक्स आपका यहाँ से कितना निकल जाता है, यू स्क्वेयर अपॉन जी, ठीक है। दिस इज रेंज की मैक्सिमम वैल्यू। तो ये कुछ फॉर्मूलाज से प्रोजेक्टाइल मोशन से रिलेटेड जो आपको पता होने चाहिए। मैं आपको यहाँ पर एक पॉइंट और बताता हूँ। कभी कभी वो क्वेश्चन में बोलता है कि एक प्रोजेक्टाइल है अपना, दो प्रोजेक्टाइल है। एक को हमने फेंका 30 डिग्री पे, एक को हमने फेंक दिया 30 डिग्री पे, और एक को हमने फेंक दिया 60 डिग्री पे। तो रेंज की रेशो निकालो। जैसे सपोज करो इसमें रेंज R1 है, इसमें रेंज R2 है, तो रेंज की रेशो निकालने को बोलता है, जैसे R1 अपॉन R2 निकालने को बोलेगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पर आप डायरेक्टली फॉर्मूला भी अप्लाई कर सकते हो। फॉर्मूला आपके पास है, दैट इज यू स्क्वेयर साइन 2 थीटा अपॉन जी। तो देखो मैं आपको निकाल के दिखाता हूँ फिर पहले, फिर आप यहाँ से एक रिजल्ट हम लिखेंगे, ठीक है, शॉर्टकट। देखो सपोज करो आप लगाते हो यहाँ पर रेंज R1 अपॉन रेंज R2।
रेंज R1 क्या होगी, यू स्क्वेयर साइन 2 थीटा अपॉन जी अपॉन यू स्क्वेयर साइन 2 थीटा अपॉन जी। वो क्वेश्चन में ऑलरेडी बोल देगा कि इनिशियल वेलोसिटी सेम है, बस थीटा अलग है, ठीक है। तो यू स्क्वेयर ऊपर नीचे कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है, काट दिया हमने, जी और जी भी कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ पर साइन 2 थीटा 1 बचेगा और यहाँ पर साइन 2 थीटा 2 बचेगा। सपोज दिस इज थीटा 1 एंड दिस इज थीटा 2। अब अच्छा देखो, साइन 2 × 30 डिग्री लगाओ, देखो यहाँ पर 30 पुट करेंगे तो साइन 60 बन जाएगा, साइन 60। और नीचे क्या है, साइन, अब 2 × 60 करेंगे तो साइन 120। अब अच्छा देखो, साइन 60 कितना होता है, साइन 60 आपको पता है, साइन 60 होता है √3/2, ठीक है। और साइन 120 कितना होएगा, देखो यहाँ पर हम लिखेंगे साइन 90 प्लस कितना आएगा, यहाँ पर साइन 90 प्लस 30। और साइन 90 प्लस 30 क्या होता है, कोस 30। और कोस 30 कितना होता है, √3/2, ठीक है। कोस 30 √3/2 होता है भाई। तो दोनों वैल्यू सेम आ गई यहाँ पर, तो ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू सेम है, तो यहाँ पर 1 आ जाता है आंसर, दैट इज R1 इज इक्वल टू R2, यानी कि दोनों रेंज इक्वल है। तो अब देखो, इतना सब कैलकुलेशन करोगे आपको तो आपका यहाँ पर 1-2 मिनट निकल जाएगा, और एक एक मिनट बहुत इंपॉर्टेंट होता है एग्जाम में। तो डायरेक्टली रिजल्ट क्या है, याद रखो, जब दोनों थीटा का सम 90 डिग्री है, 30 डिग्री और 60 डिग्री को प्लस करो तो 90 आ जाता है, यानी कि इफ θ1 प्लस θ2 इज इक्वल टू 90, दिस इंप्लाइज रेंज R1 इज इक्वल टू रेंज R2। दोनों रेंज यहाँ पर इक्वल हो जाएगी, ठीक है। अगर एक पार्टिकल को या दो पार्टिकल्स को एक ऐसे एंगल पर फेंका जिनका सम 90 बनता है, तो दोनों की रेंज हमें इक्वल मिलेगी, ठीक है। देखो इसका मैं थोड़ा सा फिजिकल मीनिंग बता देता हूँ आपको, कैसे इक्वल मिलती है। देखो सपोज करो एक पार्टिकल है, वो फेंका हमने 30 डिग्री पर, 30 कुछ इस टाइप का बनेगा, है ना, जैसे कुछ यहाँ तक का, हाँ ऐसे, अगर मतलब थोड़ा अंदाजा लगाएं तो 30 ऐसा बनता है। तो 30 वाला पार्टिकल ये अपना ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा और यहाँ पे आके ऐसे गिर जाएगा नीचे, ठीक है, जस्ट एक अंदाजा। और अगला एंगल जो 60 डिग्री है वो किस टाइप का बनेगा, 60 वाला एंगल बनेगा कुछ इस टाइप का, मतलब 90 से कम बनेगा, हाँ ये बनेगा 60। तो 60 वाला जाएगा इस तरह से, और ये भी यहाँ पर आके इसी पॉइंट पर गिरेगा, ठीक है, यानी कि दोनों केस में रेंज आर इक्वल होगी। तो ये जस्ट हमारे कुछ रिजल्ट्स हैं फ्रॉम प्रोजेक्टाइल मोशन। तो मैं एक दो रिजल्ट और लिखवा देता हूँ प्रोजेक्टाइल मोशन से, डायरेक्ट लिखवाऊंगा, ठीक है, समझाऊंगा नहीं इसमें, आप याद कर लेना, कई बार एग्जाम में आ जाता है तो डायरेक्टली टिक कर देना, ठीक है। अगर प्रोजेक्टाइल मोशन में आप इस, जैसे आपने पार्टिकल थ्रो किया विद वेलोसिटी u, और अगर आप इसको एक्स एक्सिस मानते हैं, इसको वाई एक्सिस मानते हैं, राइट, तो वो आपसे पूछता है चेंज इन मोमेंटम ड्यूरिंग टाइम ऑफ फ्लाइट कितना हुआ, कि चेंज इन मोमेंटम कितना हुआ टोटल। तो वो निकल के आता है -2mu साइन थीटा और जे कैप, ये है चेंज इन मोमेंटम, राइट। लेकिन अगर मैग्नीट्यूड पूछ ले तो मैग्नीट्यूड आप में सिंपली ऐसा कर देंगे, यहाँ पर मैग्नीट्यूड, तो मैग्नीट्यूड आ जाएगा यहाँ पर 2mu साइन थीटा, ठीक है, ये है हमारा मैग्नीट्यूड इसका। तो ये पूछ सकता है आपके पास, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री पूछ सकता है, कि इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री क्या होती है हमारे इसकी प्रोजेक्टाइल मोशन में। तो इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री क्या निकल के आती है भाई, यहाँ से ये आती है, देखो y इज इक्वल टू x tan थीटा माइनस gx² अपॉन 2u² कोस स्क्वेयर थीटा। या तो आप इसको ऐसे याद रख लो, x tan थीटा माइनस gx² यूज 2u² कोस स्क्वेयर थीटा, इसका यूज हो जाता है कभी कभी, ठीक है। जैसे थीटा पुट कर दिया यहाँ पे, x की वैल्यू पुट कर दी, पोजीशन ऑफ पार्टिकल, क्योंकि ये जो पैराबोलिक मोशन है ना, इस तरह से, अब जैसे कोऑर्डिनेट सिस्टम बना दिया हमने यहाँ पे, तो हम किसी भी पोजीशन को एक्स वाई कोऑर्डिनेट से डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। एक्स वाई है हमारे, एक जैसे सपोज करो वाई है हमारे पास, यहाँ पर वाई की वैल्यू है, थीटा की वैल्यू है, यू की वैल्यू है, तो ये वाली वैल्यूज यहाँ पे पुट करेंगे ना इस इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री में, तो हमें y मिल जाएगा, यानी कि दूसरा कोऑर्डिनेट मिल जाएगा हमें, जो भी हमें फाइंड आउट करना होगा, ठीक है। तो ये मैथमेटिक्स लगाया है यहाँ पर। तो एक एक तरीका हो रहा है इस इक्वेशन को लिखने का, इसको ऐसे भी लिखा जाता है, y इज इक्वल टू x tan थीटा, कॉमन निकाल लिया बाहर इस पूरी इक्वेशन से, तो अंदर जो बचता है ना वो बचता है 1 माइनस x अपॉन आर, आर इज द रेंज। तो जब कॉमन निकाल के सिंप्लीफाई करते हैं ना, तो डिनोमिनेटर में रेंज बच जाती है। रेंज का फॉर्मूला क्या था हमारा, यू स्क्वेयर
साइन 2 थीटा अपॉन जी, तो ये बच जाता है। तो ये भी एक फॉर्मूला है, आप इससे भी इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री को लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये देखो प्रोजेक्टाइल मोशन के बारे में जितनी इक्वेशन थी, जितने इक्वेशंस बनती थी या फॉर्मूलाज बनते थे, वो मैंने आपको बता दिए। आप इनको याद करेंगे तो एग्जाम में ज़रूर हेल्पफुल होगा आपका, ठीक है। और देखो ये जो इक्वेशन बनती है, ये इक्वेशन ऑफ पैराबोला है, पैराबोला, ठीक है, इक्वेशन ऑफ पैराबोला है ये। तो ये जो जस्ट कुछ टर्म्स हैं, ये आपने याद रखनी है काइनेमेटिक्स की। अब अच्छा देखो, काइनेमेटिक्स में जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है वो है सर्कुलर मोशन अपना। सर्कुलर मोशन, सर्कुलर सर्कुलर मोशन, राइट। सर्कुलर मोशन एक काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और आपने इसके जो फॉर्मूलाज अब बताए जाएंगे उनको अच्छे से ध्यान में रखना है। देखो जैसे काइनेमेटिक्स में हमने स्पीड पढ़ा है, ऐसी सर्कुलर मोशन में होता है एंगुलर स्पीड, राइट। देखो मैं लिख के बता देता हूँ आपको। देखो लीनियर मोशन, देखो दो टाइप के मोशन होते हैं, एक होता है लीनियर, लीनियर होता है स्ट्रेट लाइन में, ठीक है। और सर्कुलर मोशन होता है सर्कल में, ठीक है। अब देखो लीनियर मोशन में हमने स्पीड पढ़ा है v, दैट इज लीनियर स्पीड, राइट। एंड यहाँ पर हमारे पास होता है एंगुलर स्पीड ओमेगा। यहाँ पर हमारे पास लीनियर डिस्टेंस s होता है, यहाँ पर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बोल सकते हैं हम, ठीक है। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, जैसे यहाँ पर लीनियर डिस्प्लेसमेंट बोल लो आप, या लीनियर डिस्टेंस बोल लो, एस होता है। यहाँ पर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता है हमारे पास थीटा, यानी कि कितना एंगल डिस्प्लेस हुआ है। जैसे सपोज करो एक ऑब्जेक्ट यहाँ पर था पहले, तो वो घूमकर यहाँ पर आ गया, ठीक है। तो इतना एंगल डिस्प्लेस हुआ है, तो इसको हम बोलते हैं थीटा, दैट इज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, राइट। और यहाँ पर हमारे पास और भी टर्म्स होती हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पर एक्सेलरेशन ए है, तो यहाँ पर होती है एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा। तो देखो इसको लिखते हैं हम। देखो लीनियर वेलोसिटी क्या होती है, लीनियर वेलोसिटी होती है अपनी डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो एंगुलर वेलोसिटी क्या होगी, एंगुलर डिस्टेंस अपॉन टाइम, थीटा अपॉन टी, सिंपल सी बात है, तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है इसमें, ठीक है। अब यहाँ पर जो एस है वो तो एस ही है, देखो एस में मतलब कोई फॉर्मूला बनेगा ही नहीं, ठीक है। अच्छा एक्सेलरेशन का फॉर्मूला बनेगा वेलोसिटी, जैसे डी वी अपॉन डी टी, ठीक है। चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन लीनियर वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम, दैट इज टाइम इंटरवल। और यहाँ पे क्या बनेगा, फिर यहाँ पर बनेगा डी ओमेगा अपॉन डी टी, ठीक है। देखो एनालॉजी से लिखना है आपने, जो लीनियर वाले फॉर्मूलाज थे उसी से हम एंगुलर वाले फॉर्मूलाज लिख रहे हैं समझ समझ के, ठीक है। तो ये आ जाती है यहाँ पर बात। अच्छा देखो यहाँ पर जो हमारा इक्वेशंस ऑफ मोशन थी, तो यहाँ पर भी इक्वेशंस ऑफ मोशन लिखी जाएंगी। देखो यहाँ पर इक्वेशन ऑफ मोशन थी v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो इधर इक्वेशन कैसे लिखी जाएगी, यहाँ पर लिखी जाएगी ओमेगा, ओमेगा दैट इज ओमेगा फाइनल, तो इसको ओमेगा से लिख देंगे, ठीक है। इनिशियल ओमेगा को ओमेगा नोट लिख दो, ओमेगा नोट, और यहाँ पर प्लस अल्फा और टी, ठीक है। एक्सेलरेशन की जगह अल्फा लिखा जाएगा उधर, एंगुलर एक्सेलरेशन। और देखो यहाँ पर था एस इज इक्वल टू यू टी माइनस यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर, ठीक है। एस इज द डिस्प्लेसमेंट हियर, एस यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट है, राइट। तो यहाँ पर क्या लिखा जाएगा, डिस्प्लेसमेंट दैट इज थीटा माइनस थीटा नोट, यानी कि कितना एंगल डिस्प्लेस हुआ, ठीक है। दिस इज डिस्प्लेसमेंट। और यहाँ पर लिखा जाएगा फिर u की जगह ओमेगा, ओमेगा नोट टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वेयर। सिंपली यहाँ पर क्या है, वी स्क्वेयर इज इक्वल टू यू स्क्वेयर प्लस टू ए एस, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे क्या लिखा जाएगा, ओमेगा स्क्वेयर इज इक्वल टू ओमेगा नोट स्क्वेयर इज इक्वल टू, सॉरी, प्लस टू अल्फा थीटा माइनस थीटा नोट, ठीक है। ये है यहाँ पर बात, ठीक है। इस तरह से आपने इक्वेशन ऑफ मोशन को मॉडिफाई कर लेना है अपनी, ठीक है। अब देखो कोई भी ऑब्जेक्ट जब सर्कुलर मोशन में घूमता है ना इस तरह से, तो जो उसकी टोटल एक्सेलरेशन है वो लिखा जाता है सम ऑफ टेंजेंशियल एक्सेलरेशन एंड सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, ठीक है। देखो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्यों आती है, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन आती है लीनियर वेलोसिटी के चेंज में होने से। देखो ये ऑब्जेक्ट के ऊपर जब लीनियर वेलोसिटी दिखानी है हमने, सपोज करो ये ऑब्जेक्ट है सर्कुलर मोशन में इस तरह से घूम रहा है, तो लीनियर वेलोसिटी कैसे दिखाएंगे, टेंजेंट टू पाथ। लीनियर वेलोसिटी क्या होता है, हमेशा टेंजेंट टू पाथ होता है। तो पाथ इसका ये रेड वाला सर्कल है, तो टेंजेंट टू पाथ इस तरह से दिखाएंगे, तो ये होगी वेलोसिटी की डायरेक्शन। जब ऑब्जेक्ट यहाँ पर पहुंच जाएगा तो वेलोसिटी की डायरेक्शन होगी टेंजेंट टू पाथ, यहाँ पर पहुंच जाएगा तो ये होगी डायरेक्शन। तो देखो डायरेक्शन चेंज हो रही है, एंड वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी। तो वेक्टर क्वांटिटी वेलोसिटी चेंज हो रही है, तो उसकी वजह से टेंजेंशियल एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी, तो इसको हम बोलते हैं टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, राइट। जो ये चेंज इन डायरेक्शन की वजह से है, ये है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन।
ये सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन किस वजह से आती है मैं बताता हूँ थोड़ा सा इसको, ठीक है। वैसे तो डिटेल्ड में हम काफ़ी बताते हैं बैच में, ठीक है, लेकिन चलो यहाँ भी थोड़ा बता देता हूँ। देखो जैसे ऑब्जेक्ट अपना सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है, ठीक है, इस तरह से सर्कुलर पाथ में मूव करता है। देखो वैसे तो कोई भी ऑब्जेक्ट है, सपोज करो वो सीधा चलता है, ठीक है, इस तरह से मान लो स्ट्रेट चल रहा है, इस तरह से ये पाथ है इसका। देखो अगर हम इस पे फोर्स लगाना शुरू करेंगे, सपोज करो इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, तो पाथ इसका थोड़ा सा ऐसे कर्व बनना शुरू होगा, ठीक है, इस तरह से, यानी कि वो थोड़ा मुड़ जाएगा अपने पाथ से। फिर हम इस डायरेक्शन में फोर्स लगा देंगे, ठीक है, तो ऐसे ऐसे मुड़ेगा। और फिर इस डायरेक्शन में फोर्स लगाएंगे तो इस तरह से मुड़ेगा, ठीक है, यहाँ पे फोर्स लगाएंगे तो ऐसे मुड़ेगा, इस तरह से। तो हम जब इस तरह से रेडियली इनवर्ड फोर्स लगाते हैं ना, तो अपना जो ऑब्जेक्ट है वो एक सर्कुलर पाथ में घूमता रहेगा, ठीक है। तो हम ऐसा बोलते हैं कि सर्कुलर पाथ में घुमाने के लिए हमें एक फोर्स लगाना पड़ता है, दैट इज रेडियली इनवर्ड फोर्स। देखो अभी इसको समझाने के लिए मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ। देखो एक पर्सन है, ठीक है, इस तरह से एक पर्सन है और इसने हाथ में एक रस्सी पकड़ ली, इस तरह से, और रस्सी पकड़ ली और इस तरह से घुमा रहा है एक ऑब्जेक्ट को। यहाँ से ये रस्सी बंधी हुई है, ये रस्सी, ये वाली देखो, रस्सी को दूसरे कलर से दिखाता हूँ। रस्सी इज ऑफ ब्लैक कलर, ठीक है, ये रस्सी पकड़ ली, और ये जो ब्लू वाला है, ये वाला पाथ, ये है पाथ ऑफ मोशन, सर्कुलर पाथ है, ठीक है। दिस इज रेडियस आर एंड दिस इज ऑब्जेक्ट। इसको घुमा रहा है, अपने हाथ से घुमा रहा है रस्सी को, ठीक है, इस तरह से। अब देखो इस ऑब्जेक्ट को, ये जो ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट को सर्कुलर पाथ में घूमने के लिए मजबूर कौन कर रहा है? ये रस्सी कर रही है। अगर रस्सी से बंधा ना हुआ, अगर रस्सी छोड़ दें, तो ये सर्कुलर पाथ में मूव करेगा क्या? नहीं करेगा। तो हम ऐसा बोलते हैं कि रस्सी के इनवर्ड एक फोर्स लगता है, दैट इज टेंशन फोर्स लगता है, आप आगे पढ़ेंगे। तो टेंशन फोर्स मजबूर करा रहा है इसको घूमने के लिए। तो हम ऐसा बोलते हैं कि कोई फोर्स है जो रेडियली इनवर्ड लग रहा है, उसको हम बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स, ठीक है। और जब भी एक फोर्स लगता है किसी भी डायरेक्शन में, तो हम बोलते हैं कि एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी, दैट इज, उसको बोलते हैं हम सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, ठीक है। देखो सपोज करो एक ऑब्जेक्ट है, हमने इस डायरेक्शन में फोर्स लगाया, तो हम बोलेंगे ना कि इस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन होगी, ठीक है। कोई भी ऑब्जेक्ट है जिस डायरेक्शन में फोर्स लगता है, उस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन पक्का प्रोड्यूस होती है। तो जब हम ऐसा बोल रहे हैं कि सेंटर की तरफ एक फोर्स लग रहा है, तो हम ये भी बोलेंगे कि सेंटर की तरफ एक एक्सेलरेशन महसूस होगी हमारे पार्टिकल को, उसको हम बोलते हैं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। तो ये तो कॉन्सेप्ट था, ठीक है। बैच में तो हम काफ़ी अच्छे से समझाते हैं इस बात को। यहाँ पर जस्ट देखो हमारे पास टाइम भी कम है और हमने फॉर्मूला जल्दी से जल्दी कवर अप करने हैं, तो ज़्यादा डिटेल में और मतलब नहीं बता सकते, लेकिन फिर भी मैंने कोशिश की आपको समझाने की। अब देखो यहाँ पर और रिलेशंस भी लिखे जाते हैं। देखो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, देखो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, अच्छा हाँ, ये तो मैंने बता दिया कि इनका सम होता है। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का मतलब भी बता दिया आपको। अच्छा देखो इसका फॉर्मूला लिख सकते हैं, जैसे ए टी, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन को कैसे लिखते हैं हम? अल्फा क्रॉस आर से, ठीक है, अल्फा क्रॉस आर से। और देखो जो सर्कुलर मोशन होता है ना, सर्कुलर मोशन में जो अपना अल्फा और आर है वो 90 डिग्री पे होते हैं, तो आप सिंपली ऐसे लिख सकते हैं, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इज अल्फा आर, क्योंकि साइन 90 आता है ना क्रॉस प्रोडक्ट में, साइन 90 तो 1 हो जाता है, तो अल्फा आर लिख सकते हैं आप यहाँ पर सिंपली, ठीक है। और जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला निकल के आता है वो होता है ओमेगा क्रॉस वी से, ओमेगा क्रॉस वी से निकल के आता है, ठीक है। यहाँ पर भी ओमेगा और वेलोसिटी के बीच में 90 डिग्री का एंगल बनता है, तो आप सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन को ओमेगा वी लिख सकते हैं। अब अच्छा देखो एक और इम्पोर्टेंट रिलेशन होता है, मैं साइड में लिख देता हूँ यहाँ पर सर्कुलर मोशन में, दैट इज v इज इक्वल टू ओमेगा आर। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन। ये जो रिलेशन है ये लीनियर वेलोसिटी को रिलेट करता है एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से, ठीक है। कैसे रिलेट करता है? जैसे सपोज करो सर्कुलर मोशन में है लीनियर वेलोसिटी v और एंड दिस इज r, तो इन दोनों का जो प्रोडक्ट होता है वो आता है हमारा, सॉरी, ओमेगा एंड r का प्रोडक्ट आता है लीनियर वेलोसिटी के इक्वल। तो देखो यहाँ से आप क्या करो, यहाँ से आप सिंपली ओमेगा की वैल्यू निकालो, दैट इज v अपॉन आर आ जाएगी, और इसको उठा के आप इसमें पुट कर दो, तो एक्सेलरेशन सेंट्रीपिटल आ गया हमारा v स्क्वेयर अपॉन आर। तो ये भी फॉर्मूला है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का, राइट। और अगर आप यहाँ पे v की वैल्यू पुट कर देते हैं, v की वैल्यू, तो एक्सेलरेशन सेंट्रीपिटल आ जाएगी ओमेगा, और v की वैल्यू यहाँ से उठा के रखेंगे, तो यहाँ से रखी जाएगी ओमेगा आर, ठीक है। तो यहाँ से एक्सेलरेशन सेंट्रीपिटल आ जाएगी ओमेगा स्क्वेयर आर। तो या तो ये फॉर्मूला यूज़ करो, या ये फॉर्मूला यूज़ करो, या ये फॉर्मूला यूज़ करो। वो क्वेश्चन की डिमांड के ऊपर है कि क्वेश्चन क्या डिमांड कर रहा है आपसे, आपसे क्या निकालने को बोला गया है, तो आप ये फॉर्मूलाज अप्लाई कर सकते हैं, राइट। देखो ये तो मैंने बता ही दिया आपको एक्सेलरेशन टेंजेंशियल। हाँ देखो इसको याद करने का तरीका बता देता हूँ।
देखो एक्सेलरेशन टेंजेंशियल है, वेलोसिटी टेंजेंशियल है, ठीक है। एक्सेलरेशन टेंजेंशियल है अल्फा क्रॉस आर, ठीक है। तो ये आ जाता है एक्सेलरेशन टेंजेंशियल अल्फा आर, क्योंकि 90 डिग्री एंगल बनता है दोनों में, ठीक है। अब देखो 90 डिग्री क्यों बनता है वो, देखो मैं अभी नहीं बता रहा, मैं डायरेक्टली बता रहा हूँ, उसको याद कर लो, ठीक है। अब देखो जैसे यहाँ पर एक्सेलरेशन में अल्फा क्रॉस आर आया था, देखो ये क्या है, लीनियर एक्सेलरेशन इज इक्वल टू एंगुलर एक्सेलरेशन का प्रोडक्ट आर से। तो ये लीनियर वेलोसिटी है ना, तो यहाँ पे एंगुलर वेलोसिटी का प्रोडक्ट आएगा आर से। देखो एनालॉजी समझो, यहाँ पर एक्सेलरेशन है, यहाँ पर एंगुलर एक्सेलरेशन है, यहाँ पर वेलोसिटी है, यहाँ पर एंगुलर वेलोसिटी है। तो यहाँ से आ जाता है v इज इक्वल टू ओमेगा आर, क्योंकि 90 डिग्री का एंगल बनता है दोनों के बीच में, दोनों वेक्टर्स के बीच में। तो ये जस्ट हमारे सर्कुलर मोशन में सारे फॉर्मूलाज कंप्लीट हो गए अपने। और इसके बाद हम पढ़ लेते हैं कि रिलेटिव वेलोसिटी क्या होता है। रिलेटिव वेलोसिटी, देखो रिलेटिव वेलोसिटी, रिलेटिव वेलोसिटी, वेलोसिटी, ठीक है। देखो वेलोसिटी को इसको हम किस तरह से लिखते हैं, वी ए बी। ये क्या है, ये है रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी। देखो ऐसा भी लिख सकते हैं वी बी ए, ये है रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए। तो इसको हम डिफाइन कैसे करते हैं, इसको डिफाइन करते हैं हम वी ए माइनस वी बी से, वी ए माइनस वी बी से। इसको डिफाइन कैसे करते हैं, वी बी माइनस वी ए से। इसको हम माइनस कॉमन निकाल लें तो ये भी लिखा जा सकता है वी ए माइनस वी बी, ठीक है। तो ये हमारा क्या बन जाएगा, वी बी ए इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ वी ए बी, ठीक है। ये भी रिलेशन आता है यहाँ से, ठीक है। तो इस तरह से हम रिलेटिव वेलोसिटी को डिफाइन करते हैं। देखो जो लास्ट 2023 का एस्टेट था उसमें क्वेश्चन आया था, उसमें क्वेश्चन क्या था कि सपोज करो हमारे पास एक ट्राइंगल है, ठीक है। एक ट्राइंगल है, ट्राइंगल का ही क्वेश्चन था शायद, है ना। मैं थोड़ा ध्यान कर पा रहा हूँ, चलो लेकिन जनरल केस होता है, चाहे ट्राइंगल ले लो स्क्वायर ले लो, ये जनरल केस होता है, लेकिन आई थिंक ट्राइंगल था। तो उसमें से बोला गया था कि 3 पार्टिकल को प्लेस कर दिया यहाँ पर, और तीनों एक दूसरे की तरफ मूव करना शुरू करते हैं, ठीक है। देखो ये इधर मूव करेगा, ये इधर मूव करेगा, और ये इधर मूव करेगा। तो इन तीनों की मूवमेंट ऐसे है कि एक दूसरे को अप्रोच कर रहे हैं। तो देखो ये अब पार्टिकल्स यहाँ पहुँच गया, ये यहाँ पर पहुँच गया, ये यहाँ पर पहुँच गया, और ये यहाँ पर पहुँच गया, ठीक है। अब ये इसकी तरफ मूव करना शुरू करेगा। देखो एक दूसरे की तरफ मूव करना है इन्होंने, ठीक है। अब ये इधर मूव करेगा, ये वाला इधर मूव करेगा। फिर अब ये पार्टिकल यहाँ पहुँच गया, अब ये पहुँच गया यहाँ पर, और ये पहुँच गया, मतलब बीच में पहुँच गया कहीं, ठीक है। मतलब यहाँ पर पहुँच गया, इक्वल स्पीड से मूव कर रहे हैं, ठीक है। तीनों। अब देखो, अब ये इसकी तरफ मूव करेगा, ये इसकी तरफ मूव करेगा, और ये इसकी तरफ मूव करेगा। तो फाइनली क्या होगा, देखो फाइनल मैं बता देता हूँ इनका मूवमेंट कैसे होगी। तो ये अपना ट्राइंगल था, दिस इज ट्राइंगल, इस तरह से। और फाइनल मूवमेंट इनकी कुछ ऐसे होगी, ठीक है। देखो अगर हम इस वेक्टर को मिला दें, किस कलर से मिला के दिखाऊं, इससे मिला के दिखा दूं, ब्लू से, हाँ। देखो ये इस तरह का पाथ फॉलो होगा, देखो इस तरह का, इस तरह से। ये वाला पार्टिकल जो अपना है, ये इस तरह से घूमेगा, और ये वाला इस तरह से घूमेगा। तो फाइनली ये तीनों मिल जाएंगे सेंट कहीं आगे, ये इस तरह से अपना ये, हाँ इस तरह का पाथ फॉलो होगा, यहाँ पर मिल जाएंगे तीनों पार्टिकल्स, ठीक है। क्वेश्चन पढ़ना आप एक बार, एस्टेट 2023 में था ये क्वेश्चन था, ठीक है। तो देखो इसमें हमें निकालना है कि कितना टाइम लगेगा उनको साथ में मिलने में, ठीक है। कितने टाइम के बाद वो मीट कर जाएंगे। देखो इसका मैं डायरेक्टली फॉर्मूला लिखवा देता हूँ। टाइम होता है यहाँ पर ए, ए इज द साइड, ठीक है। ये ए साइड है सपोज करो, साइड लेंथ। एंड वी, वी वेलोसिटी जिससे वो मूव करना शुरू करे थे, ये वी वेलोसिटी से मूव करना शुरू करे थे एक दूसरे की तरफ, ठीक है। वी माइनस वी कोस, और यहाँ पे आ जाता है 2 पाई अपॉन एन, ठीक है। देखो एन क्या है, एन है यहाँ पर एन साइड्स वाला पॉलीगन। देखो यहाँ पर ट्राइंगल है, तो ट्राइंगल की कितनी साइड होती हैं, 3। स्क्वेयर वाला केस भी हो सकता है, ठीक है, और भी साइड्स वाला केस हो सकता है। तो बस यहाँ पर आपने एन को पुट कर देना है, कुछ एंगल आ जाएगा, उसका कोस निकाल लो, और यहाँ पर वैल्यूज पुट करके टाइम निकल जाएगा आपके पास, ठीक है। तो ये केस बनता है यहाँ पर। देखो ये डायरेक्टली क्वेश्चन था, और ये क्वेश्चन था ईरोडोव बुक से, ये क्वेश्चन ईरोडोव की बुक में है, ठीक है, ईरोडोव। तो इससे देखो पता लग जाता है कि स्टैट का लेवल अच्छा खासा है फिजिक्स का। ईरोडोव से भी क्वेश्चन आ रहे हैं, देखो, है ना। तो ये केस था, ये फॉर्मूला मैंने आपको डायरेक्टली लिखवा दिया। देखो अगर स्टैट में रिपीट ना भी हुआ तो क्या पता कहीं और रिपीट हो जाए, आपके काम आ जाएगा फॉर्मूला, है ना।
ध्यान में होता है तो कई बार चीज़ें ध्यान में रहती हैं तो अप्लाई कर सकता है पर्सन, ठीक है। तो देखो ये काइनेमेटिक्स का जो इंट्रोडक्शन था, इसमें हमने क्या क्या पढ़ा है देखो अभी। इसमें हमने ये फॉर्मूलाज रिवाइज कर लिए सारे, प्रोजेक्टाइल मोशन अच्छे से फॉर्मूलाज रिवाइज कर लिए, ठीक है। सर्कुलर मोशन देख लिया और हमने ये रिलेटिव वेलोसिटी को देख लिया, ठीक है। अब देखो इसके बाद जैसे न्यूटन लॉज ऑफ मोशन है, इसके बाद अपना वर्क एनर्जी पावर है, फिर ग्रेविटेशन है, फ्लूइड मैकेनिक्स है, सब कुछ है। देखो ये धीरे धीरे हम स्टडी करेंगे सब कुछ इस तरह से फॉर्मूला सबके, फिर लास्ट में अपनी एक कंबाइंड पीडीएफ फाइल बन जाएगी, इसको मैं शेयर कर दूंगा और आपके पास ये फॉर्मूला आ जाएंगे, ठीक है। इसका आप प्रिंट भी निकलवा लेना बेशक, ठीक है। आपको थोड़ा ध्यान में रहेगा सब कुछ, राइट। तो मतलब एक फॉर्मूला बुक बन जाएगी आपके पास, ठीक है। चलो थैंक यू, आज की क्लास के लिए इतना बहुत है। हम डेली करेंगे इसको रिवीजन, जब तक स्टेट का एग्जाम नहीं होता। देखो पहले हम करेंगे क्लास 11th को रिवाइज, ठीक है। अब ये 11th का पोर्शन है, फिर उसके बाद 12th का पोर्शन देखेंगे अगर टाइम बचा तो, लेकिन 11th वाले को बहुत अच्छे से कर लेंगे रिवाइज, कोशिश करेंगे कि 12th का भी कर पाएँ, ठीक है। ओके, थैंक यू वेरी मच। और थोड़ा सा मैं आपको देखो बैच के बारे में अपना बता देता हूँ। बैच में देखो जो हमारा ये है, देखो मैं नई स्लाइड में बताता हूँ, एक सेकंड रुको। नई स्लाइड में देखो थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन भी शेयर कर देते हैं, जैसे वैकेंसीज वगैरह की, अपकमिंग वैकेंसीज। देखो केवीएस की वैकेंसी आने वाली है, आप सबको पता है, ठीक है। केवीएस की वैकेंसी जो अपडेट है आज की डेट में वो है फेब्रुवरी मार्च की। फेब्रुवरी मार्च में आ जाएगी, होने को देखो जनवरी एंड में भी आ जाए, फरवरी में आ जाए, लेकिन जिस दिन भी आ जाएगी ना, विद इन 3 मंथ एग्जाम हो जाएगा आपका, विद इन 3 मंथ। तो अगर देखो मैक्सिमम लेके चले मार्च में, तो अप्रैल मई जून, जून जुलाई तक एग्जाम हो जाएगा और विद इन फिर उसके 2-3 महीने बाद आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी, ऐसा बोल रहे हैं। देखो ऐसा ऐसा खबर है अलग अलग जगह से कि बिफोर दिवाली के हफ्ता ज्वाइन भी करा दें, ठीक है। देखो अब एक एनवीएस की वैकेंसी आनी है, नवोदय विद्यालय की, ठीक है। एक अपनी ईएमआरएस की वैकेंसी आनी है, सेकंड फेज ईएमआरएस का भी तो फर्स्ट फेज हुआ था पहले, 2 फेज में बोल रखी थी वैकेंसी। फिर इसके बाद एक जो इम्पोर्टेंट वैकेंसी है इस बार वो है DSSB की, ये पक्का आएगी क्योंकि इलेक्शन टाइम है दिल्ली में, तो ये वैकेंसी पक्का आने वाली है, ठीक है। देखो एक अपना आजकल ये रेलवे टीचिंग वाली वैकेंसी चली हुई है, ठीक है। रेलवे टीचिंग, रेलवे टीचिंग में पीजीटी की जॉब आएगी, तो इसका फॉर्म अभी खुल जाएगा मेरे ख्याल से 5 जनवरी से खुलेगा, या पता नहीं 7 जनवरी से फॉर्म ओपन हो जाएगा रेलवे टीचिंग का, तो अभी निकलेगा तो फॉर्म, इसके तो नोटिफिकेशन भी आ गई बल्कि, ठीक है। इसमें भी पीजीटी की पोस्ट है, पीजीटी फिजिक्स की, वो पता लग जाएगा नोटिफिकेशन में जब डिटेल्ड आएगा कि कितनी पोस्ट है, ठीक है। लेकिन वैकेंसी आ रही है, अच्छी वैकेंसी है, सेंटर लेवल की, तो आप इसको भर सकते हैं, अभी इसका फॉर्म ओपन हो जाएगा। और वैकेंसी कौन सी है, देखो आरपीएससी की वैकेंसी चल रही है अभी आजकल, राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन की। एचपीएससी की भर्ती अभी हो गई है, अभी इतनी जल्दी आने की कोई चांसेस नहीं है, ये 2026 के बाद ही आएगी। अभी अभी जस्ट ज्वाइनिंग भी नहीं हुई है अभी तो बच्चों की, अभी अभी कंप्लीट हुई है। फिर कभी शायद 2025 में क्या पता चंडीगढ़ पीजीटी की भी आ जाए, ठीक है। चंडीगढ़ पीजीटी की भी जॉब आती रहती है। मेन तो अपना ये है इस बार केवीएस एनवीएस ये हमारा डीएसएसबी, रेलवे पीजीटी की आई हुई है, आरपीएससी की आ चुकी है, और ये एचपीएससी की अभी लेट आएगी, ये एचपीएससी की है। और चंडीगढ़ पीजीटी के मेरे ख्याल से अभी तो लास्ट बच्चों की ज्वाइनिंग भी नहीं हुई है, इसकी भी थोड़ा लेट ही आएगी, इसके भी अभी चांसेस कम है, ठीक है। तो देखो एग्ज़ाम्स बहुत हैं 2025 में, 2025 में पीजीटी के बहुत सारे एग्जाम्स हैं, तो आप इनकी तैयारी अभी से ही शुरू करेंगे तो कहीं ना कहीं आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। गोल्डन अपॉर्चुनिटी है ये, बार बार नहीं आती। देखो केंद्रीय विद्यालय की वैकेंसी काफ़ी टाइम बाद आ रही है, अगर अब ये वैकेंसी चली गई फिर क्या पता 2 साल 3 साल 4 साल ना आए वैकेंसी, कुछ नहीं भरोसा होता है, ठीक है। तो अभी से आप अपनी तैयारी शुरू कर दीजिए, आपके पास अच्छा खासा टाइम है, राइट। और बैच इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे देता हूँ। देखो बैच इन्फॉर्मेशन डेमो भी अवेलेबल है आपके ऊपर, आप देखो डिस्क्रिप्शन में आपको मैं सारे लिंक प्रोवाइड करा दूंगा। एक टेलीग्राम ग्रुप है अपना, टेलीग्राम ग्रुप, एक टेलीग्राम ग्रुप है, वहाँ पर काफ़ी बच्चे ऐड हैं, 1000 से ऊपर बच्चे ऐड हैं, ठीक है। एक व्हाट्सएप चैनल है, व्हाट्सएप चैनल को आप फॉलो कर लेना, ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक अवेलेबल हो जाएगा आपको, ऐप डाउनलोड कर लेना, ठीक है। और वहाँ पर आप डेमो क्लास भी दे सकते हैं, ठीक है, देख सकते हैं, राइट। अपना जो बैच है एक तो है के वी एस एन वी एस ई एम आर एस कम्बाइंड, के वी एस एन वी एस ई एम आर एस कम्बाइंड बैच, ठीक है। क्योंकि तीनों का सिलेबस ऑलमोस्ट सेम है, देखो हर एग्जाम में आएगा 11th प्लस 12th का सिलेबस ही, ठीक है, सब कुछ। तो 11th प्लस 12th को डिटेल्ड में पढ़ा दिया गया है काफ़ी, ताकि आपका हर एग्ज़ाम क्वालिफाई हो जाए। हर एग्ज़ाम में ये सिलेबस आता है, राइट। एक अपना है एस्टेट का सिलेबस, देखो एस्टेट में भी 11th 12th है, तो एस्टेट को भी हमने एक बैच में कवर अप कर दिया है, तो एस्टेट का भी एक बैच है प्रॉपर, ठीक है। वैलिडिटी है इसमें अलग अलग, जैसे 12 मंथ, 6 मंथ अभी अवेलेबल है, ठीक है। अब वो अकॉर्डिंग टू सब्सक्रिप्शन बैच प्राइस चेंज रहता है,
तो वो आप इसको देख सकते हैं डिटेल्स इसके, ठीक है। ग्रुप ज्वाइन कर लेना आप, ग्रुप में आपको इसके पोस्टर वगैरह दिख जाएंगे बैच के। ऐप ज्वाइन कर लेना, ऐप में भी आपको पता लग जाएगा, डेमो देख लेना, ठीक है। बैच काफ़ी अच्छा है, जैसे इसमें पहले तो थ्योरी लेक्चर्स हैं, फिर असाइनमेंट्स हैं, असाइनमेंट है चैप्टर वाइज, ठीक है। असाइनमेंट का वीडियो सॉल्यूशन अवेलेबल है, पीडीएफ सॉल्यूशन अवेलेबल है असाइनमेंट का, ठीक है। पीडीएफ सॉल्यूशन, ठीक है। लेक्चर है, असाइनमेंट प्लस वीडियो सॉल्यूशन है, पीडीएफ सॉल्यूशन है, राइट। और यहाँ पर टेस्ट हैं, यूनिट वाइज टेस्ट हैं, फुल लेंथ से टेस्ट हैं, सब टेस्ट। और क्वेश्चन बैंक काफ़ी बड़ा है, काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन बैंक प्रोवाइड कराया गया ताकि आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाए। लेक्चर सारे करा दिए आपको अच्छे से, बढ़िया तरीके से। आपको डेमो देख लेना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और आप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। और कोई डाउट हो तो आप पूछ भी सकते हैं, ग्रुप ज्वाइन करिए, वहाँ पर आप एडमिन को मैसेज कर देना, राइट। तो ये जस्ट एक इन्फॉर्मेशन थी, जो आप अगर मतलब तैयारी करना चाहते हैं अपनी, अगर तैयारी आपकी अच्छी है तो आपको बैच लेने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। देखो मैं साफ बताता हूँ, अगर आपका सिलेबस अच्छे से कवर अप है, आपको लगता है कि मैंने अपनी 11th 12th बहुत अच्छे से पहले करी हुई है और मेरा बेसिक स्ट्रॉन्ग है, तो आप बैच को इग्नोर कर सकते हैं, कोई बात नहीं। मैं खुद कह रहा हूँ ये बात। आप अपनी सिर्फ प्रैक्टिस पे ध्यान दीजिए, प्रैक्टिस। और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करिए, रिवीजन करिए, आपका एग्ज़ाम फिर भी निकल जाएगा। लेकिन अगर आपको लगता है कि आपका बेसिक स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो आप कहीं ना कहीं अगर आप बैच लेंगे किसी भी इंस्टीट्यूट का जिसको आपको टीचर पसंद आता है, जिसका आपको टीचिंग मेथड पसंद आता है, तो आपको बेनिफिट होता है। देखो, क्योंकि कोचिंग से क्या होता है कि आपको एक डायरेक्शन मिल जाती है, आप मतलब डेडिकेटेडली वर्क कर पाते हैं, राइट। आपके बेसिक्स वगैरह क्लियर हो जाते हैं। क्योंकि 11th 12th में कई बार बच्चे का बेस स्ट्रॉन्ग नहीं होता, क्योंकि उस टाइम मेंटल एबिलिटी भी इतनी ज़्यादा नहीं होती है ना। इस एज में बच्चा बच्चा थोड़ा ज़्यादा ग्रैप कर पाता है, क्योंकि बीएससी कर चुका है, मास्टर्स कर चुका है, माइंड डेवलपमेंट हो चुका है। तो अब ज़्यादा बेसिक्स लगती है हमें वो बातें 11th 12th वाली। जब हम 11th 12th पढ़ते थे तो हमें वो मुश्किल लगता था, लेकिन अब हमें वो छोटे बच्चे वाली बातें लगती हैं, तो उस टाइम बेसिक्स क्लियर नहीं होता कई बार। तो ये है कि जिसका बेसिक्स नहीं क्लियर है वो अब तैयारी अगर अच्छे से करेगा, तो ये देखो इतनी सारी वैकेंसीज जो आने वाली हैं, वो उसमें एक पोस्ट आपकी भी हो सकती है, ठीक है। तो ये जस्ट एक बैच का इंट्रोडक्शन था। ग्रुप्स ज्वाइन करिए, वहाँ पर कोई भी डाउट होगा तो पूछ लेना, ठीक है। पोस्टर वगैरह मिल जाएगा आपको वहाँ पर, ऐप डाउनलोड कर लेना, डेमो अवेलेबल है। और ये हमने आज काइनेमेटिक्स का थोड़ा सा रिवीजन कर लिया है, इसी तरह से हम एक एक चैप्टर का रिवीजन कर लेंगे डेली, राइट। ओके, थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं अगले चैप्टर में जो है न्यूटन लॉस ऑफ मोशन। थैंक यू।